Hello everyone, welcome to all of you on Science Simplified। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास की यूनिट 1 हमने स्टार्ट कर दी थी। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 है जो अपलोड कर दिया था। आज हमारे पास है पार्ट 2। तो 12th स्टूडेंट फिज़िक्स का सिलेबस है जो आपका वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें हमने यूनिट 1 है जो वो स्टार्ट कर रखी है। ओके बच्चे, 1 क्लास इसकी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी, पहले आप लोग वो क्लास जरूर देखें जाके, फिर पार्ट 2 देखना आप लोग। तो आज हम इसका पार्ट 2 है जो वो करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी कूलम्स लॉ। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चे, तो कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया था? कूलम्स लॉ ने बताया था हमें इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। क्या बताया था कूलम्स लॉ ने? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब अगर आप लोग ये सोचोगे कि चार्जेस क्या होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट देखा है उनको तो अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है बच्चे, तो चार्जेस के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो पार्ट आप लोग जरूर देखना। थोड़ा बेसिक मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जो चार्जेस होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इनके नेचर की अगर हम बात करते हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव होते हैं तो ये रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पास में आते हैं। इसी तरह से सेम नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों हमारे पास नेगेटिव होते हैं तो ये भी दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब कंक्लूजन हमारे पास क्या होता है? अगर चार्ज सेम है दे विल रिपेल, अगर हमारे पास चार्ज अपोजिट है दे विल अट्रैक्ट। तो यहाँ कूलम्स लॉ ने क्या बताया था? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, कि अगर हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस हम लेते हैं तो उनके बीच में क्या एक्शन होता है, क्या उनका बिहेव है, उसकी स्टडी यहाँ पे की गई थी। तो कूलम्स ने क्या किया? 2 चार्जेस लिए, Q1 एंड Q2। ये इनके दोनों के सेंटर पॉइंट है और सेंटर से इनकी एक डिस्टेंस है यहाँ पे, दैट इज R। वो डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है बच्चे, कूलम ने क्या किया? 2 चार्जेस लिए, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, और इनकी एक सेपरेटिंग डिस्टेंस है दैट इज R। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? कूलम ने बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, चार्ज कौन कौन से थे? Q1 एंड Q2। जो हमारे पास Q1 चार्ज है ये फोर्स लगाएगा Q2 चार्ज पे, ठीक है, और जो Q2 चार्ज है वो फोर्स लगाएगा Q1 पे। तो हमारे पास अगर मैं लेती हूँ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो उसको रिपेल करेगा, ये होगी, और इसकी क्या होगी? ये होगी। एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, तो 1 पे जो 2 फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये हमारे पास क्या होगा? F12। और अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, उसको हम क्या लिखेंगे? F21। क्या लिखेंगे? F21। ठीक है बच्चे, तो कूलम ने क्या कहा कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट कूलम ने दी कि ये जो फोर्स होगा ये इनवर्सली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास ये दोनों चार्जेस के सेंटर थे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और इसका मैं स्क्वायर करती हूँ तो R स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के स्क्वायर के। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट है आपके पास Q1 इंटू Q2, सेकेंड आपके पास है 1/R स्क्वायर। इनको जब दोनों को कंबाइन किया है तो हमारे पास ये आएगा F डायरेक्टली Q1 Q2 एंड इनवर्सली क्या हो गया? R स्क्वायर। अब आपको पता है अच्छे से ये हमारा होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और इसको हम एज इट इज नहीं रखते, इसको हटाना होता है। इसको हटा के जब हम इक्वल लगाते हैं तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर पुट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पुट कर दिया K, तो इक्वल लगा दिया, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या पुट कर दिया मैंने? K। यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या हो गया? R स्क्वायर।
ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास कूलम्स लॉ। अब आपको इस के बारे में भी पता होना चाहिए के क्या होता है। ठीक है, तो के है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हमने बोला। और वैसे अगर मैं इसको फिजिक्स में डिफाइन करूं तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो के होता है, इसकी वैल्यू होती है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, कि जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है। ठीक है बच्चे, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं के की वैल्यू की बात करूं, के की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या होती है, के इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻⁹। अब यहाँ यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे आए हैं, क्योंकि क्रैमिंग करोगे तो भूल जाओगे। यहाँ से देखो अब इसको निकालेंगे, के यूनिट निकालने हैं तो बाकी क्वांटिटी को दूसरी साइड ले जाओ। एफ, ये आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ क्या होगा Q1 Q2। ठीक है, एफ हमारा फोर्स है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं बच्चे, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और नीचे Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो समझ आ गया आप सभी को के यूनिट कैसे निकालते हैं। फर्दर के की वैल्यू भी हम डिफाइन करते हैं एक बार और। जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ये तो के की कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू होती है अनदर टर्म्स में, के इज इक्वल टू 1/4πε0। विजिबल होगा ना ये यहाँ तक, तो यहाँ पे 4π तो कांस्टेंट है। चलो ε0 सुनो, अभी यहाँ पे क्या होता है, ε0 हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास होती है ε0। ε0 की भी हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, नोट कर लीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट की बात करते हैं हम। यहाँ से देखो के और ε0 रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, तो अगर आपको के यूनिट पता है तो ε0 के यूनिट उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होंगे। क्योंकि यहाँ से देखो ना, मैं ε0 को अगर उधर लेके जाती हूँ तो मेरे पास ये 1/4π के बचेगा। 1/4π तो कांस्टेंट है, तो ε0 के यूनिट क्या होंगे, के यूनिट के बिल्कुल रिवर्स होंगे ना। तो के क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ε0 के क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएंगे कूलम स्क्वायर, क्योंकि कूलम वहाँ नेगेटिव में था, और पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास ε0 की वैल्यू, ये थी हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है बच्चे, और ये थी के लिए दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या था, कूलम्स लॉ। ये हमारा जो कूलम्स लॉ है सिंपली स्केलर फॉर्म में है, आप लोगों ने नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने जो किया है अभी स्केलर फॉर्म में किया है, अब हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। वेक्टर के बारे में पता होगा या नहीं पता आपको, 11th पास आउट करके आए हो, वहां पे आपके पास वेक्टर का एक पूरा चैप्टर होता है। वेक्टर क्या होता है हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। साथ में क्या होता है बच्चे, डायरेक्शन भी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, वेक्टर बोलते हैं। अभी यहाँ हमने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज नहीं किया था, अब हम साथ में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो वो भी यूज करेंगे। सपोज हमारे पास चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है हमारे पास Q1, सेकंड चार्ज है हमारे पास Q2। यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। पॉजिटिव चार्ज सपोज हमारे पास दोनों, इनके बीच की ये डिस्टेंस है। ठीक है, नॉर्मली इसको आगे डिफाइन कर लो अभी के लिए। जो Q1 है Q2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है,
और Q2 है जो वो Q1 पे लगाएगा। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये डायरेक्शन होगी। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, वो क्या होगा F1 2, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में करना है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा लो। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो ये आपका क्या हो गया F2 1, ये आपके पास क्या हो गया F2 1। अब वेक्टर फॉर्म में करना है तो मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डायरेक्शन का है सिर्फ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही डेरिवेशन है सारा, सिर्फ एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैं ए वेक्टर की बात करती हूँ तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है जो पर्टिकुलर यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे डायरेक्शन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को अगर पता है तो कूलम्स लॉ अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखो जब हमारे पास फोर्स की हम बात करते हैं, चार्जेस हमारे 1 से 2 मूव कर गए, 1 से 2, तो आपकी ये डिस्टेंस गई है 1 से 2, तो क्या होगा R2 माइनस R1, 1 से 2 गए हैं ना, 2 फाइनल पॉइंट है, तो ये क्या होगी आपकी R2 माइनस R1, क्या होगी ये आपकी R2 माइनस R1। किया है ना सभी ने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन जब करते हैं, 1 से हम 2 गए हैं, 2 हमारा फाइनल पॉइंट है, तो उसको कैसे लिखोगे R2 माइनस R1। अगर जो सेकंड चार्ज है इंटरेक्ट करता है फर्स्ट के साथ, सेकंड विद फर्स्ट 2 से 1 की तरफ आए हैं, तो ये आपकी क्या होगी R1 माइनस R2, क्या होगी ये आपकी R1 माइनस R2, ठीक है बच्चे। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे F1 2 की, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे F1 2 की, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने वहां पे क्या लिखा था Q1 इंटू Q2, आगे आपका वो था 1/4πε0, नीचे यहाँ पे क्या था R², वो तो आपका आएगा ही, लेकिन ये तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मुझे साथ में यूनिट वेक्टर भी चाहिए। यूनिट वेक्टर किसका चाहिए, मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा है F1 2, ठीक है बच्चे। तो F1 2 के लिए डिस्टेंस देखो इधर कौन सी है R1 माइनस R2, लेकिन मुझे वो किसमें लेनी होगी यूनिट वेक्टर में, किसमें लेनी होगी वो यूनिट वेक्टर में, इसीलिए मैंने पहले आपको यहाँ डिफाइन करके बताया था ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ अगर वेक्टर लगाया है हमने, तो अभी तक ये हमारा क्या है, ये वेक्टर नहीं बना, इसको वेक्टर बनाओ, ठीक है। तो वेक्टर बनाने के लिए ऊपर वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर कैसे बनता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर की क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे R1 माइनस R2, एक डिस्टेंस में से दूसरे डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया है, तो एक तरह से वो भी डिस्टेंस ही आएगी ना, वो भी क्या आएगी डिस्टेंस आएगी। तो इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम उसको R की फॉर्म में ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बच्चे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय, इसको बना दो आप लोग वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा R3। अब ये R3 कहाँ से आया समझ आया, ये समझाया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे R की फॉर्म में था इसीलिए यहाँ R से ही किया है, और यहाँ पे हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो प्रॉपर हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि F1 2 हमारे पास क्या होगा, ठीक है। लिखने को आप इसी को 4 लाइनों में लिख लो, 5 लाइनों में लिख लो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके आप कितनी ही मर्जी लाइन्स बना सकते हो, डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो ये हमने किया था F1 2 हमने ये निकाल लिया। एक और डायग्राम मैं इसका बताती हूँ, आप लोग वो भी बना सकते हो, जरूरी है बल्कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। वो हमारे पास ओरिजिन है, चार्जेस को ले लो, A पॉइंट है B पॉइंट है, ये ओरिजिन से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस होगी R1 वेक्टर, और ये ओरिजिन से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस होगी R2 वेक्टर।
और अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपका चार्ज Q1, ये Q2, एक ही डिफाइन कर पाएंगे ना फिर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ लगाना है यहाँ पे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, अगर मैं 1 से 2 वाला डिफाइन करती हूँ, F12 है तो R2 से जब R1 गए हैं तो वो तो क्या होगा R12, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो 2 से जब 1 गए हो तो वो होगा R1 माइनस R2, 1 से जब 2 आते हो तो वो क्या होगा R2 माइनस R1। ये क्लियर है ना आप सभी को, इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन। तो अगर F12 लिखते हो तो R1 माइनस R2 एक यही डिफाइन कर पाओगे, फिर इसके बेस पे आप लोग इसके एरो है जो वो देख लें। ठीक है, यहाँ से देखो अगर R1 फिर R1 माइनस R2 रिजल्टेंट, मतलब इसका एक थर्ड जो लाइन होती है ना वो हमारे पास सम होती है, हमने ये बताया था ट्रायंगल्स लॉ में, इस तरह से होता है। कि अगर हमारे 2 वेक्टर हैं जो सेम ऑर्डर में है, अगर AB और BC आपका सेम ऑर्डर में है और CA है जो आपका अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, AC वेक्टर होगा। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास ये है OA वेक्टर और उसके बाद यहाँ पे है ये AB वेक्टर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट ले लो, OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। OA मेरे पास क्या है, R1 वेक्टर है, AB A से B जब हम गए हैं ये क्या है R2 माइनस R1 लिया है हमने इसको, मतलब AB ही लिख लो अभी के लिए आप इसको, क्योंकि यही तो समझाना है आपको कि ये कैसे आया है। OB क्या है R2 है, तो AB की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी बच्चे, R2 माइनस R1। ठीक है जी, जिनको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी डाउट रहता है एक बार दोबारा सुनो, O टू A गए, A टू B और फिर O टू B। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में है, मतलब कि जो फर्स्ट का फाइनल पॉइंट है वो सेकंड का इनिशियल हो। ठीक है बच्चे, तो OA प्लस AB रिजल्ट क्या होगा OB। तो OA मेरा था R1 वेक्टर, AB हमने एज इट इज लिख लिया और ये था मेरा R2 वेक्टर, तो AB की वैल्यू क्या निकलती है R2 माइनस R1। ये पूरा मैंने क्यों समझाया है, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है जी, इसी डायग्राम को खोल के मैंने यहाँ पे बनाया है एग्जाम में या फिर आपके कोई क्लास टेस्ट होती है, ठीक है, तो आप दोनों डायग्राम भी बना सकते हो, वो एक भी बना सकते हो, ये एक भी बना सकते हो, सब ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, ये तो हमने निकाल लिया F12। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ F21 की, तो उसमें क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब 1 से 2 जब गए थे हम, डिस्टेंस थी हमारी कौन सी, ये ली थी हमने R1 माइनस R2। F21 की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी, सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है बच्चे, यानी कि जो F12 है वो क्या आता है F21 का इनवर्स आ गया ना, बिल्कुल वो उसका, ठीक है, मतलब उल्टा आ गया, क्योंकि अगर मैं बात करूं R1 माइनस R2 ये कब इक्वल होगा इसके, जब इसके मैं नेगेटिव को बाहर लूंगी तभी आएगा ना ये, तो यहां से मैं ये बोल सकती हूँ F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये बात हम लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल है एंड अपोजिट है, साइन चेंज है। और ये बात आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ ने नहीं बोली थी, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकालेंगे कि हमारा जो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है वो क्या करता है, न्यूटन लॉ को ओबे करता है। क्या करता है ये, न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं। जैसे हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया है, इसी तरह से हमने एक किया था पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में भी आता है और यहाँ पे भी आपके पास आ चुका है। वो क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स में, बस जैसे यहाँ पे K आता है तो वहां पे वो G आता है। देखो इसमें था हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटी बताओ, तो बता दोगे?
फर्स्ट तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की दोनों ही केस में, और जिस केस में ये होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है बच्चे, वो ओबे करता है। तो फर्स्ट तो है ये, ठीक है जी। सेकंड हम कहेंगे कि यहाँ पे चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है और यहाँ पे मासेस के नेचर पर, ठीक है। वहां पर मास पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे चार्जेस पे। के हमारा मीडियम्स पे डिपेंड करता है, ये हमारा नहीं करता। तो इस तरह से मतलब पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोग आसानी से बता सकते हो। सेम बिहेव होता है, सेम नेचर होता है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट कर लिया इन स्केलर फॉर्म एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो प्लीज़ बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट करके आपके कमेंट्स हैं जो जरूर लिए जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।